कैसे सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ का कर्ज माफ हो गया और कैसे साथ में 2000 करोड़ की संपत्ति का बोनस भी मिला। आखिर कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घोटाले की पोल खोली? ईडी ने क्यों 7000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की? क्या गांधी परिवार की राजनीतिक पारी अब खत्म होने वाली है? आखिर ये नेशनल हेराल्ड पेपर है क्या जो आज विवादों का जड़ बना हुआ है? कैसे इस अखबार की प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की बन गई? कैसे यंग इंडिया नाम की कंपनी इस खेल की केंद्र में आई? दोस्तों, ये सवाल तो बस शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं डी इनसाइट न्यूज के आज के अंक में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये है नेशनल हेराल्ड घोटाले की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी साजिश, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का ऐसा कॉकटेल है जो आपको हैरान कर देगा। मैं इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊंगा, ढेर सारे फैक्ट और घटनाओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 1938 से, जब जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में एक कंपनी बनाई गई, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल). उस समय इसे आम जनता, उद्योगपति आदि से चंदा लेकर बनाया गया और यह अखबार चलता भी रहा कांग्रेसी और बाकी लोगों के चंदे से। इसका मकसद था कांग्रेस के 3 अखबार चलाना: नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन। ये अखबार आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी थे। लोग चंदा देते थे और इस अखबार की आवाज गूंजती थी। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे ये अखबार अपनी चमक खोने लगे। 2000 के दशक तक तो ये लगभग बंद हो गए। लेकिन इन अखबारों के पास कुछ ऐसा था जो कोहिनूर के हीरे से भी कीमती था। और वो क्या था? ढेर सारी प्रॉपर्टी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में बेशकीमती जमीनें और इमारतें। अनुमान है कि इनकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा थी। अगर इतनी दौलत पड़ी हो तो भला कांग्रेस की नजर क्यों नहीं पड़ेगी? और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसकी शुरुआत होती है 2010 से। ईडी का कहना है सोनिया और राहुल गांधी की नजर इस प्रॉपर्टी पर थी और इसके लिए एक साजिश रची गई। इस साजिश का नाम क्या था? यंग इंडिया। जी हाँ, 2010 में एक नई कंपनी बनी, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की। इसे बताया गया कि ये एक नो प्रॉफिट यानी कि एनजीओ है जो समाज की सेवा करेगी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कहानी को समझने से पहले यंग इंडिया में हिस्सेदारी देखिए। 38% शेयर राहुल गांधी के, 38% शेयर सोनिया गांधी के और बाकी 24% पुराने कांग्रेसियों के, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा। ये दोनों कांग्रेस परिवार के वफादार हुआ करते थे। क्योंकि इन दोनों का देहांत हो चुका है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त ये कंपनी बनाई गई थी एजेएल की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। और ये हुआ कैसे, अब ये समझिए। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि गांधी परिवार अपने को सरकार और संविधान से ऊपर समझता है और हाल के दिनों तक उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिलता भी रहा है। सरकार, कानून और प्रेस, कोई भी उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। इसे इस प्रकार से समझिए कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सोनिया गांधी चश्मदीद गवाह थी, लेकिन उनका नाम किसी भी कानूनी प्रक्रिया में नहीं आया। ना तो कोई पूछताछ हुई, ना कभी किसी कोर्ट ने बुलाया और ना ही कभी किसी पुलिस के बड़े या छोटे अधिकारी ने उनके पास जाकर पूछने तक की जरूरत समझी। ये था कांग्रेस परिवार का रसूख। वो संविधान और देश दोनों से ऊपर थे। खैर, आइए लौटते हैं मुख्य मुद्दे पे। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति का कर्ज माफ हो गया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज दिया था और इस कर्ज को माफ करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए दिए। वो भी असल में नहीं, बस कागजों पे। क्योंकि जैसा कि ईडी का दावा है, ये 50 लाख भी कोलकाता के एक हवाला ऑपरेटर ने डाटा एंट्री के जरिए दिखा, यानी असल में कोई पैसा नहीं आया। अब सोचिए, 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का कर्ज और साथ में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी यंग इंडिया लिमिटेड के नाम हो। ये तो यही बात हुई कि आप 500 रुपया देके किसी के 9 लाख का कर्ज माफ कर दो और बदले में उसके 2 करोड़ की कोठी अपने नाम कर लो। ईडी उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रही है। और ये सारा खेल इतनी सफाई से हुआ कि पहले तो किसी को भनक तक नहीं लगा। अब कहानी में एक किरदार आता है, और वो कौन है? अपना देसी जेम्स बॉन्ड सुब्रमण्यम स्वामी।
2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घोटाले को उजागर किया और कोर्ट में केस दायर किया। उनकी शिकायत थी कि ये पूरा खेल गैर कानूनी है और इसके बाद ईडी ने मोर्चा संभाला। 2021 में ईडी ने इस मामले में पहले ECIR यानी कि एक FIR जैसी चीज दर्ज की और फिर जांच शुरू हुई। ईडी ने पाया कि यंग इंडिया ने नो प्रॉफिट कंपनी का ढोंग रचा। अगर सच में ऐसा होता तो यंग इंडिया लिमिटेड टैक्स छूट के लिए आवेदन करती, लेकिन इसने इसके लिए कभी आज तक आवेदन किया ही नहीं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी नहीं हुई। यहाँ एक रोचक कहानी भी है। मशहूर वकील शांति भूषण ने कहा, मैं भी शेयर होल्डर था, मेरा शेयर बिना मेरी इजाजत के यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर हो गया। आप सोच सकते हैं, जब उनके जैसे रसूख वाले और मशहूर वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी शेयर होल्डर के साथ क्या हुआ होगा। खैर, ईडी ने इस केस में अब तक 700 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली। ये प्रॉपर्टी किराए पर दी गई थी और उससे जो पैसा आता था वो दूसरे कंपनियों में जाता था और उन कंपनियों के मालिक कौन थे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को। अगर ईडी अपने आरोप साबित कर देती है तो 7 साल की सजा हो सकती है, यानी राहुल और सोनिया गांधी की सदस्यता जा सकती है और वो लालू प्रसाद यादव की तरह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल की रोटी खानी पड़े। दोस्तों, इसमें एक और मजेदार किस्सा है। जब ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की तो वो अपने बयान लिख ही नहीं पाए। 4 लाइन लिखते थे और कागज फाड़ देते थे। थक कर ईडी वालों ने कहा, ठीक है, हम आपको एक टाइपिस्ट दे देते हैं, आप बोलो वो टाइप कर देगा। और ऐसा ही हुआ भी। ईडी की पूछताछ कोई मजाक तो है नहीं। इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लिखित रिकॉर्डिंग होती है। राहुल ने पूछा, क्या यह सब कोर्ट में जाएगा? ईडी ने कहा, हाँ, सब जाएगा। राहुल हैरान हो गए। उन्हें तब तक लगता था कि वो राजकुमार हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो एक फॉर्मेलिटी मात्र है। दोस्तों, सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी गांधी परिवार की पैसे की भूख क्यों नहीं मिटी? 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। जैसा कि आपको याद होगा, उस दौरान कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ना जाने कितने घोटाले हुए। फिर भी 2010 में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कांग्रेस की नजर पड़ी। ये प्रॉपर्टी कमर्शियल किराए पर दी गई थी। किराया आता था, उसे दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता था और ये सारा पैसा कहाँ चला जाता था? राहुल और सोनिया की जेब में। कांग्रेस ने कहा कि वो नेशनल हेराल्ड को फिर से जिंदा करना चाहती थी, लेकिन जांच में पता चला ये सब फर्जीवाड़ा था। फर्जी विज्ञापन, फर्जी डोनेशन, सब कुछ फर्जी। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। ईडी का केस इतना पक्का है कि कानून के जानकार कह रहे हैं ये ओपन एंड शट केस है, यानी कि सजा पक्की है। अगर ऐसा हुआ तो गांधी परिवार की राजनीति खत्म। लेकिन कांग्रेस अभी भी चिल्ला रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ये सभी पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से चलते हैं? तो दोस्तों, ये थी नेशनल हेराल्ड घोटाले की पूरी कहानी। एक ऐसा घोटाला जिसमें बिना कुछ खर्च किए हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश हुई। ईडी ने 700 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक अटैच कर ली है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब 25 अप्रैल की सुनवाई का इंतजार है। क्या गांधी परिवार इस बार बच पाएगा या जेल की रोटी खानी पड़ेगी? ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में साजिश है या गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है? कमेंट करके बताएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।